तो चलिए आज बात करते हैं बिजली खरीदने के समझौतों की, यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट्स या पीपीएस की। सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, है ना? हाँ, थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। बिल्कुल। लेकिन 2019 में आंध्र प्रदेश में जो हुआ, उसने दिखा दिया कि ये कितने अहम हैं और कभी-कभी कितने विवादास्पद भी। सही बात है। उस एक मामले ने इन पर सबका ध्यान खींच लिया था। हाँ, तो आज हम अपने स्रोतों के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पीपीए क्या बला है और क्यों इतनी बहस का मुद्दा बने। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पावर परचेज एग्रीमेंट्स ये असल में है क्या? देखा जाए तो ये बिजली बनाने वाली कंपनियों और खरीदने वालों के बीच, मतलब अक्सर ये सरकारी वितरण कंपनियां डिस्कॉम्स होती हैं। हाँ, डिस्कॉम्स ही मुख्य खरीदार होती हैं ज्यादातर। हाँ, तो उनके बीच के लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब 13 से 25 साल तक के लिए। काफी लंबे समय के लिए। इसमें एक तय कीमत पर एक तय समय तक बिजली खरीदने बेचने का पक्का वादा होता है। और स्रोत बताते हैं कि ये काफी पेचीदा सिस्टम होता है। मतलब इसमें जनरेटर, खरीदार, पैसा लगाने वाले, स्पॉन्सर सब जुड़े होते हैं। हाँ, एक पूरा नेटवर्क होता है। और इसी वजह से जब आंध्र प्रदेश सरकार ने 2019 में कहा कि भाई पहले के जो सौर और पवन ऊर्जा पीपीए हैं, उनकी दरें अब बहुत ज्यादा हैं हाँ, और उन पर दोबारा बातचीत होनी चाहिए, तो हंगामा मच गया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मामला कोर्ट में गया? हाँ, बिल्कुल। और यही से मामला दिलचस्प हो जाता है। हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ था। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि जिन पीपीए की दरें कॉम्पिटिटिव बिडिंग, मतलब प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर तय हुई थी, उन पर आप दोबारा मोलभाव नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब एक तरह से नियम पक्का हो गया। हाँ, इसने एक नज़ीर सेट कर दी। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि सरकार ऐसा क्यों सोच रही थी। हाँ, क्यों? सिर्फ रेट ज्यादा थे? वजह थी अक्षय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट। आप सोचिए, 2015-16 में सौर ऊर्जा की लागत थी करीब ₹6.75 प्रति यूनिट, मतलब 6.94, हम्म और वो 2022-23 तक गिरकर लगभग ₹4 प्रति यूनिट, मतलब 3.98 के आसपास आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बिल्कुल। तो फिर ये गिरती कीमतें उन डिस्कॉम्स के लिए तो एक बड़ी मुसीबत बन गई होंगी, जिनके पास पुराने महंगे वाले पीपीए थे, है ना? एग्जैक्टली वही बात है। स्रोत बताते हैं कि ये कंपनियां तो पहले से ही भारी कर्जे में हैं, वित्तीय संकट में। मैंने पढ़ा था कि 2022-23 में उनका कुल घाटा कोई 59,000 करोड़ से भी ज्यादा था। सोचिए, और इन लंबे सख्त कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से वो बाजार में जो नई सस्ती बिजली आ रही है, उसका फायदा ही नहीं उठा पाती। बिल्कुल वो पुराने रेट्स पर ही अटकी रह जाती हैं। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। मतलब एक तरफ तो ये पीपीए जरूरी है निवेश लाने के लिए। हाँ बिल्कुल, यही सख्त पीपीए ही तो थे जिन्होंने भारत के सोलर बूम की नींव रखी, निवेशकों को भरोसा दिया कि भाई आपका पैसा सुरक्षित है, आपको तय रेट मिलेगा सालों साल। खरबों रुपए का निवेश आया इसी भरोसे पे। और दूसरी तरफ आज वही समझौते गिरती कीमतों के दौर में एक बोझ बन रहे हैं। सही कहा, ये एक दुविधा है। एक तरफ आपको निवेश के लिए स्थिरता चाहिए, जो पीपीए देते हैं। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, लागतें गिर रही हैं, तो आपको लचीलापन भी चाहिए। संतुलन बनाना मुश्किल है। बहुत ज्यादा, खासकर भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता इतनी तेजी से बढ़ा रहा है। अब चुनौती सिर्फ बिजली बनाना नहीं है। और क्या चुनौतियां हैं? इस सारी नई ऊर्जा को ग्रिड में ठीक से इंटीग्रेट करना, मतलब संभालना, फिर स्टोरेज के उपाय खोजना, क्योंकि सूरज तो रात में चमकता नहीं, हवा हमेशा चलती नहीं। हाँ, स्टोरेज तो एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और फिर बाजार आधारित व्यवस्था बनानी होगी, जैसे पावर एक्सचेंज हैं, जीटीएम है, ग्रीन टर्म हेड मार्केट, जहां तुरंत हरित ऊर्जा खरीदी बेची जा सके। और वो एक एम्बेड की भी बात होती है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। हाँ, वो भी। उसका लक्ष्य है कि पूरे देश में जो सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध है, पहले उसका इस्तेमाल हो। ये सब चीजें सिस्टम को ज्यादा कुशल और लचीला बनाने के लिए जरूरी हैं। तो मतलब साफ है कि भारत को अगर अपने बड़े अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों तक पहुंचना है तो कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। हाँ, ऐसा रास्ता जो निवेशकों का भरोसा भी बनाए रखे और सिस्टम को इतना लचीला भी बनाए कि नई टेक्नोलॉजी और कम कीमतों का फायदा मिल सके। बिल्कुल। असली चुनौती यही है, वो सुरक्षा और निवेश कैसे बनाए रखें जो लंबी अवधि के पीपीए से मिलती है, और साथ ही ऊर्जा बाजार में वो जरूरी लचीलापन और कुशलता कैसे लाएं जिससे बदलती टेक्नोलॉजी और गिरती लागतों का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचे। और डिस्कॉम्स की हालत भी सुधरे। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। उनकी आर्थिक सेहत सुधरे बिना ये पूरा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकता।
तो कुल मिलाकर हमारे स्रोतों से यही तस्वीर उभरती है कि पीपीए जरूरी तो है, खासकर अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं, मुश्किलें हैं। हाँ, उनकी जो सख्ती है वो आज के बदलते दौर में एक चुनौती बन गई है। और आंध्र प्रदेश के मामले ने इन सब मुद्दों को एकदम सामने ला दिया। बिल्कुल। और यहीं से भविष्य के लिए वो बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या? कि भारत आगे चलकर ऐसे ऊर्जा समझौते कैसे डिजाइन कर सकता है। ऐसे समझौते जो निवेशकों को भी विश्वास दिलाएं, डिस्कॉम्स की वित्तीय सेहत भी सुधारें, उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचाएं और सबसे जरूरी क्या? जो तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी और बाजार की जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। यह आसान नहीं होगा।